हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आप सब देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका बुक है। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए, बस 2024-25 के लिए। और इसमें से दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों इतिहास। इतिहास और आपकी बुक में लिखा गया है हमारे अतीत। इसमें से मैं बताऊंगा अध्याय नंबर 8, ये आखिरी चैप्टर है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए अध्याय नंबर 8 देख लीजिए। आप लोग कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, फिर कहा कि 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों और ये जो देख रहे हैं 2024-25 के लिए बनाया गया है, अपने हाथों से बनाया हो। और आपकी बुक वाला प्रश्न है सभी। क्या है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे कौन? ये जो पुस्तक जो था दोस्तों, इनके लेखक कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोजा शाह मेहता या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसी में आपको टिक रहना। आइए और दोस्तों इसी प्रकार से मैं संपूर्ण उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से, और यहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न 2 देखिए, तो कहा है कि केसरी, ये देखिए हमसे कहा है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक थे कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए प्रश्न 3 देखिए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से? तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कहा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा गुजरात से हमारा संबंधित है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 4 में फिर पूछा गया कि आजाद, यहाँ पर क्या है? आजाद आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था किनके द्वारा? वी के दत्त, रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस या फिर लखन नायक। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों यह आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। वो किस लिए? तो हमारे देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कहा गया हमसे कि ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। तो देखिए डी नंबर जो आप देख रहे हैं ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर में आपको टिक लगाइएगा। ठीक है, 5 नंबर। और यहाँ पर फिर हमसे आगे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा गया है कि एलवर्ट एलवर्ट व्हील एलवर्ट यहाँ पर क्या बना आपको? एलवर्ट व्हील वल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया। उसके बाद कहा कि केसरी केसरी अखबार, यहाँ पर प्यारे मित्रों आप सबको भर लेना है मराठी मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ है। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता स्वतंत्रता यहाँ पर होगा, थोड़ा सा देखिए लो लिखा गया, यहाँ पर होता है त्र, यहाँ पर ठीक है त्र, इस तरह से तो स्वतंत्रता मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में। और आपको लगता होगा दोस्तों कि ये तो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था ना, लेकिन दोस्तों वहां पर उस वक्त भी मनाया गया था कि सभी लोगों ने कहने लगा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और हमारा देश आजाद होना चाहिए। तो उस वक्त एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, कानून का नमक कानून भंग करना, यहाँ पर हो जाए डारे मार्च यात्रा का उद्देश्य था। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइट नाइट हुड की उपाधि यहाँ पर भरना आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटी गई थी। तो इस प्रकार से सभी का उत्तर आप लिख लीजिएगा प्यारे मित्रों। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में फिर पूछा गया है ना कि प्रांतीय, कहा गया है प्यारे मित्रों से कि प्रांतीय
स्वायत्तता से क्या आशय है? तो लिखना है कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वतंत्रता कहलाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में फिर पूछा गया है ना कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का जो विभाजन है तो लिखना है कि सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। किस पर दोस्तों? तो राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में फिर हमसे कहा कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? आखिरकार क्यों? तो चलिए इसके बारे में लिखिएगा आप सब कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माइन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कई भारतीय प्रतिनिधि नहीं थी। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इनका विरोध भी किया था। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी प्रकार देखें तो कहा है कि एल्बर्ट एल्बर्ट बिल जो दिया है ना, एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापिस लिया था? तो लिखना है उत्तर में कि सन 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे यहाँ पर देखिए मुकदमे चल सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरुद्ध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया था। सरकार जो था दोस्तों यह क्या क्या था, ये जो विधेयक जो था वो उन्होंने वापस ले ही लिए थे। यह एल्बर्ट बिल सरकार ऐसा किए थे। क्यों वापस लिया था इसके बारे में ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कहा है कि गांधी जी की दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आपसे कि गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? आखिरकार गांधी जी की दांडी यात्रा के तो लिखना कि गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानूनों का भय निकालेंगे और जनता को आंदोलित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जनता को आंदोलित। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक के बारे में फिर कहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? कौन सा कारण था? तो लिखना है कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। मतलब लड़ाई झगड़े से वो बहुत विरोध करते थे उनका। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे कि क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किए थे किसानों ने। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में फिर पूछा गया है कि रोलट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? आखिरकार क्यों? तो लिखना कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी
स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया। भारतीयों ने क्या किया दोस्तों? रोलेट कानून का उन्होंने विरोध भी किए थे। आइए अब यहाँ पर कहा है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किनका था? तो ये हमारा महात्मा गांधी का था। ठीक है। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं या फिर कार्यों का बहिष्कार किया गया था? तो लिखना है कि असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाए विदेशों कपड़ों की होली जलाई गई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां वे विधानमंडलों का बहिष्कार किया था। ये सब असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। आइए दोस्तों अब आगे हमसे पूछा गया ना प्यारे मित्रों कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए? लिखना कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना। वह वह बंगाल यहाँ पर क्या है? वह बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई, जिसने जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया था। प्रश्न क्रमांक 16 में देखिए पूछा गया हमसे कि केवीनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे? आखिरकार असफलता जो था उनके क्या कारण थे? तो लिखना है कि केवीनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विभाजन को डालना, यहाँ पर टालना होगा। ठीक है। टालना यहाँ पर टो करना, यहाँ पे देखिए इस तरह से होगा टालना। ठीक है। टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा। क्या चीज? तो कैबिनेट मिशन जो था वो क्या रहा था? इसी के चलते वह असफल रहा। आइए अब हमसे कहा है कि दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं दो महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो उसी के हिसाब से आपको कहा कि किन्हीं दो महापुरुष के बारे में आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। यह बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। लिखना है कि जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस बिना किसी को बताए कोलकाता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण में मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज का गठन किया। राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया था। सुभाष चंद्र बोस जैसे दोस्तों वो क्या कहते कि भारत की आजादी के लिए दोस्तों उन्हें मजबूरन जो था दोस्तों उन्हें जर्मनी के रास्ते हुए सिंगापुर जाना पड़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको भगत सिंह, यह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो लिखना कि भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य कामगारों और श्रमिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भगत सिंह ने संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों ने हिंदुस्तान से सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी जिसको हम कहते हैं HRA का मतलब होता है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अपने साथी राष्ट्रवादी वी.के. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1921 को फांसी पर चढ़ा दिया और उसे उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ मात्र 23 साल की थी। कितना? 23 साल के उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए दोस्तों अपने बलिदान दे दिए थे। समझ सकते हैं कितने राष्ट्रवादी थे। तो दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करूँगा कि इनके बारे में दोस्तों आपको याद रखना है और ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये वाला आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और हो सके तो आप दूसरे को भी बता सकते हैं भगत सिंह क्या थे। और ये देखें, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में आपको सभी लोगों को बताना और आप इनके बारे में अच्छी तरह से दोस्तों पढ़िएगा और हो सके अधिक से अधिक आप लोग मोबाइल में और इनके बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे दोस्तों, अपनी आज़ादी के लिए दोस्तों अपने बलिदान दे दिए थे। तो ठीक है दोस्तों, इस अध्याय का भी संपूर्ण उत्तर मैं बता दिया हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने अध्याय नंबर 8 भी ये समाप्त हो चुका है। तो सामाजिक विज्ञान तो ये हमारा खत्म हो ही चुका है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्य